हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग से संबंधित कुछ प्रश्न आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे और देखेंगे भी। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा पेन डाउन करने की चीज़ों को, ठीक है। आज की क्लास हम पेन टैब से कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको पेन टैब से अगर आपको ठीक से यहाँ पर कनेक्ट कर ले गया तो मैं अगली क्लास से आपको पेन टैब से लगातार क्लासेस कोशिश करूँगा प्रोवाइड करूँ, ठीक है। इकोनॉमी से संबंधित कुछ बच्चों के वो थे, क्वेरी थे कि सर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाइए। तो हम यहाँ पर जो भी इकोनॉमी से संबंधित डेटा हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक, सभी साथियों तक एक बार इसको पहुंचा दीजिएगा ताकि क्या किया जाए भाई, अब चूँकि पढ़ाया जा रहा है तो बहुत लोगों तक पहुँचे, ये कोशिश है हमारी। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किसके माध्यम से? बृहत मुद्रा, आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मुद्रा बटे आधार मुद्रा, आधार मुद्रा बटे में आरक्षित मुद्रा। पहली बात तो आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि बृहत मुद्रा किसको कहते हैं। किसको बच्चा? बृहत मुद्रा किसको कहते हैं, ठीक है। बृहत मुद्रा किसको कहते हैं? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बृहत मुद्रा की बात करते हैं तो बृहत मुद्रा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे M1, एक सेकेंड साथियों, जब हम बात करते हैं M1, M2, M3 एंड M4, इनका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब हम M1 की बात करते हैं और M2 की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है, ये संकीर्ण मुद्रा है। किस तरीके की? ये नैरो मनी है, संकीर्ण मुद्रा के नाम से इनको जाना जाता है। और जो M3 और M4 है इनको किस नाम से? बृहत मुद्रा, या फिर आप इसको स्थूल मुद्रा के नाम से जानते हैं। बृहत मुद्रा या स्थूल मुद्रा के नाम से जानते हैं। किसके? स्थूल मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब दोनों बातों को ध्यान से देखिएगा, बृहत मुद्रा या स्थूल मुद्रा, दोनों की स्थिति ये है कि M1, M2 की जब बात करते हैं तो इसको संकीर्ण मुद्रा कह दिए। अच्छा, जब M1 की बात करते हैं तो इसमें आपका कौन कौन सा चीज़ आता है? जैसे लोगों के पास जो कैश है वो आता है, मनी इंडिकेट करता है ना। M1, M2, M3, M4 क्या कर रहा है? मनी इंडिकेटर के रूप में देखा जा रहा है। तो लोगों के पास जो मुद्रा है वो, और लोगों का जो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट है, बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है वो, ठीक है। तो बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स प्लस लोगों के पास जो मुद्रा है और अन्य जमाएं, ये आपका M1 के अंतर्गत आता है। वहीं पर जब हम M2 की बात करते हैं तो M2 में क्या होता है कि जो भाई M1 है वो हो जाता है प्लस पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स। क्या ये मैंने आपको नहीं बताया है कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स में दो प्रकार के खाते होते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो दो प्रकार के खाते देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा बच्चा? पहला आपका होता है करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। दूसरा आपका होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट। तो ये आपका डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत आता है। अब चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, दोनों में एक ही मतलब है। अब देखिए, जैसे M1 में आपने क्या देखा कि लोगों के पास जो मुद्रा है और बैंकों के पास जो उनका जमा डिमांड डिपॉजिट में जमा है, और M2 में देखा आपने क्या? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स। वहीं पर M3 की बात करें तो M3 क्या कहता है? M3 थोड़ा सा बड़ा वो है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला M3 ही है। M3 बराबर होता है M1 प्लस
बैंकों में जो लोगों के, बैंक के अंदर जो लोगों के क्या है, टाइम डिपॉजिट्स हैं। टाइम डिपॉजिट्स बोले तो आपको मैंने बता रखा है, टाइम डिपॉजिट्स में दो प्रकार के खाते आते हैं। आपका पहला आ जाता है बच्चा, कौन सा? पहला आ जाता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और दूसरा आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये M3 के अंदर है। अच्छा, M3 को क्या कहा जाता है? बृहद मुद्रा। ध्यान दीजिएगा, भारत में जब गुणक, मुद्रा गुणक की बात की जाती है तो मुद्रा गुणक को एक्चुअली मेजर किया जाता है किसके माध्यम से? किसके माध्यम से आप बताएंगे? बृहत मुद्रा, बृहत मुद्रा बटे में आरक्षित मुद्रा। तो आरक्षित मुद्रा किसको कहा जाता है ये भी तो जानना पड़ेगा। आरक्षित मुद्रा एक्चुअली कहा जाता है आपके M0 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद मुद्रा बटे में आरक्षित मुद्रा। याद रखेंगे बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। बृहद मुद्रा बटे में आरक्षित मुद्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, बिग मनी बटे में रिजर्व मनी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा, काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा क्या है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो ये ऊपर वाला प्रश्न था आपका, ये यूपी पीसीएस के मेंस में आया हुआ है, 2009 के और 2008 के दोनों के मेंस में आया हुआ प्रश्न है ये, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित। तो आप इसको इतना आसान मत समझ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, काली मुद्रा क्या है? बहुत आसान है, ये भी आप बता सकते हैं। काली मुद्रा ऐसी मुद्रा, ऐसी मुद्रा, जैसे देखिए, ऐसी मुद्रा जिस पर सरकार को कर की प्राप्ति न हुई हो, कर की प्राप्ति न हुई हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका? ऐसी मुद्दा जो जिस पर सरकार को कर की प्राप्ति ना हो, यानी सरकार को इसके बारे में जानकारी ना हो, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। किसको? सरकार को इसके बारे में एक्नॉलेजमेंट नहीं है। दैट इज वाई गवर्नमेंट डज नॉट गेट, क्या नाम है, इसके पास इसका जो टैक्स है वो नहीं प्राप्त कर पाता है। तो अगर आप सरकार को नहीं बता करके कोई पैसा रखे हुए हैं तो वो अवैध मुद्रा है, वो अवैध आय है, क्योंकि आपने सरकार को उस पर टैक्स नहीं दिया है, आपने उस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही जवाब होगा। इट इज इलीगल इनकम ऑन विच इनकम टैक्स हैज नॉट बीन पेड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको हल्के मत लीजिएगा बिल्कुल भी। यूपीएससी 2021 का प्रश्न है ये, सॉरी हाँ 2021 का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न बच्चा, पढ़िएगा। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? स्थावर संपदा के क्रय, विलासिता युक्त आवास में निर्देश के लिए संसाधनों का उपयोजन, इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फॉर परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी अकोमोडेशन, investment in unproductive activities and purchase of gems, jewelry, gold, etc. Large donation to political parties and growth of rationalism, loss of revenue to the exchequer due to the tax evasion. अब भाई अब अपने आप से सोच के बताइए, देखिए सरकार के द्वारा काली मुद्रा को बाहर करने के लिए समय समय पर अलग अलग तरीके के क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार हमेशा इससे रिलेटेड ब्लैक मनी से संबंधित अलग अलग मुद्रा क्या डिसीजन लेती रहती है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक मनी से संबंधित कई सारे डिसीजन सरकार लेती रहती है। अब देखिए, जिन क्षेत्रों में काले धन की स्थिति ज्यादा हो सकती है, वो जैसे आप जानते हैं कि गुटखा और तंबाकू उद्योग हो गया, पान मसाला उद्योग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, खनन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया। इन जगहों पे अगर आप देखेंगे ना तो इन पे आपको ज्यादातर ब्लैक मनी देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है कि शैक्षणिक संस्थानों को भी देखा जाता है कि ब्लैक मनी ये रखते हैं, कैश के फॉर्म में एडमिशन ले लेते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें देखा जाता है कि वो भी मतलब ब्लैक मनी इवेजन करते हैं, काले धन को वो करते हैं। ठीक है, देखो
कर चोरी के कारण जो राजकोष की राजस्व की हानि होती है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो आप इसमें बेस्ट आंसर क्या बताएंगे? भाई देखो, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होती है भाई, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। सिंपल सी बात है, इससे आराम से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इसके बाद का अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं है? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, समव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग करना, कर आधार को बढ़ावा देना, जीडीपी के विकास दर में वृद्धि करना, या फिर किस पे? ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फॉर्मल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया? मेरे प्यारे साथियों, जब हम डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे जब हम डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण हमारे देश में 3 बार हुआ है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। इसमें क्या होता है, किसी मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त कर दिया जाता है। किसी मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त कर दिया जाता है, यानी उसके लीगल टेंडर को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। अच्छा बताना, कमेंट करके बताना कि भारत में डिमोनेटाइजेशन कब हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब डिमोनेटाइजेशन किया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य नहीं था। जैसे ये 2016 के बाद का पेपर का है, 2016 के बाद पेपर में आया हुआ प्रश्न, 2017 में आया हुआ प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस का 2017 का ये प्रश्न है। आपको भी पता है कि 8 नवंबर 2016 को लास्ट जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी के बिहाफ पर ये प्रश्न बना था। तो आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना। ये गवर्नमेंट सोच रहा था कि देश में कैश के फ्लो को कम किया जाए। क्यों? क्योंकि समव्यवहार में अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग हो, यानी डिजिटल मोड्स का ट्रांजैक्शन ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि कैश ज़्यादा होगा तो मतलब ब्लैक मनी के कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ेंगे। कर आधार को बढ़ावा देना, ये भी चाह रहे थे कि टैक्स पता चलेगा, इससे कर बढ़ेगा। जब पैसा पता चल जाएगा किसके पास कितना है तो उसमें निश्चित रूप से टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। जीडीपी के विकास को वृद्धि करना। देखो, जब विमुद्रीकरण किया गया था तो इसका उद्देश्य ये नहीं बताया गया था कि इससे जीडीपी का विकास में वृद्धि होगा। जीडीपी क्या बतला रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वृद्धि। तो ये इसके बारे में नहीं बताया था। तो डी इज राइट हियर, यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है अगला। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार शुरू किया गया। देखो, जब भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत की बात की जाती है ना तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जानते हो क्या हो जाता है बच्चा? ध्यान से देखिए। भारत में जब कागजी मुद्रा की बात की जाती है, प्रथम शुरुआत की बात की जाती है, तो पहली बार भारत में ना जो कागजी मुद्रा का शुरुआत है वो किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा सन 1770 ईस्वी में। फिर बाद में बैंक ऑफ बंगाल और बिहार जो 1773 में फिर से नोटों को अपने से छापती है और शुरू करती है। लेकिन बाद में और एक बार 1784 में बंगाल बैंक के द्वारा भी कागजी नोट को शुरू किया गया था। लेकिन द पॉइंट इज कि 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा का निगमन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। यानी 1861 में नोटों को जो छापने का अधिकार है वो किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। तो फिर 1862 यानी 1 मार्च 1862 को क्या ये चीज देखने को मिला कि पहली बार मुद्रा को, मतलब कागजी मुद्रा का यहाँ पर प्रयोग कागजी मुद्रा का प्रथम बार शुरू किया गया 1862 में वैधानिक तरीके से।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। एक्चुअली मैं आज मैं पेन टाइप से देख रहा था मैं पढ़ा लेता हूँ कि नहीं, इसी वजह से यहाँ पर आप लोग एक बार बताइएगा कि समझ में आ रहा था, तो फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।